इस क्लास में हम 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप ईज़ी समझकर भी गलत कर देते हो। तो इसीलिए आप ये पूरी क्लास ज़रूर देखना और अगर आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। बाकी अगर आप कोई भी हिंदी परीक्षा देने जा रहे हो, तो आप जुड़ सकते हैं और आप अपना जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें हम 50% करने वाले हैं। पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा आसक्ति या अनासक्ति, ठीक है? अथवा आसक्ति या अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? ठीक है? आधे-अधूरे नाटक तो अभी पूछा गया है, ये सारे नाटक किसके हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये मोहन राकेश जी के नाटक हैं। आधे-अधूरे पैरों तले की ज़मीन जो इनका नाटक है, ये अपूर्ण नाटक रह गया था, ना? ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, बाकी ये 3 कंप्लीट हैं। तो ये जो विशेषता यहाँ पर बता रखी है, ये द्वंद्व किसमें आता है? तो लहरों के राजहंस में है, ठीक है? ये किसमें है? लहरों के राजहंस जो नाटक है, इसका ये कथन है, यानी कि इसकी ये विशेषता है, याद रख लेना, लहरों के राजहंस। आगे निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन किसमें है? राधा, सूर्यमुख, कोमल गांधार या फिर सेतुबंध। तो यहाँ पर हमारा 2 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है सूर्यमुख, जो कि लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप कंटेंट तो पहले पढ़ चुके हो, मैंने भी काफी पढ़ा दिया है, ठीक है? और सुपर फास्ट रिवीजन में आपको बस यहाँ पर केवल क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे। धर्मवीर भारती का जो नाटक है, कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ जिसमें महाभारत के को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती का इनमें से कौन सा नाटक है जो महाभारत के कथानक को लेकर, ठीक है, महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ को प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से आएगा। स्कंदगुप्त, तो सबसे पहले स्कंदगुप्त को इनका नाटक है ही नहीं, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है? स्कंदगुप्त, ये सारे ऐतिहासिक जो नाटक हैं वो किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग एक गीति नाट्य है जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो तीसरे का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, तो ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कहा गया है? राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त। आपके कितने परसेंट आप सही कर पा रहे हो इन 50 में से, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1931 ईस्वी, ठीक है? अब मुझे जरूर बताना और साथ में प्लीज ये भी बताना कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। यूजीसी नेट और जीआईसी के लिए स्पेशल अब हमारी क्लासेस हैं जो चल रही हैं, चलने वाली हैं, मतलब शुरू हो गई है इस सीरीज, ठीक है? आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है? तो इसमें एक जो प्रमुख स्त्री पात्र है उसका नाम है सावित्री, बाकी पात्र इसके हैं ही नहीं, ठीक है? आधे अधूरे में सावित्री है जो प्रमुख पात्र है। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार हिंदी का जो पहला मौलिक नाटक है ये माना जाता है नहुस, और ये भारतेंदु जी के जो पिता थे गिरधर दास गोपाल चंद्र, उन्होंने ही लिखा था। ये भी याद रख लेना, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? जो कि बिल्कुल हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। इनमें से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का नहीं है? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे अच्छी चीज तो ये कि आपको इजी क्वेश्चन अगर याद रहेंगे तो आप कठिन को भी कर लोगे, है ना? हमने कठिन कठिन बहुत सारा, बहुत ज्यादा मैंने मतलब मैटर दे दिया है बच्चों को। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लेना। इनमें से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का नहीं है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किसका नाटक है? तो एक किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है, ठीक है? किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी का ये नाटक है। मयंक मंजरी भारतेंदु जी का नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? गंगौली गांव में कौन सा उपन्यास में गंगौली गांव का चित्रण किया गया है? तो 8 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग वैतरणी। राग दरबारी से भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था, और राग दरबारी में सिपपालगंज गांव का वर्णन है। इसमें कौन सा ही एक राजनीतिक नाटक माना जाता है? वैसे तो ये व्यंग्य किया गया है, लेकिन राजनीति को इसमें उभारा गया है, राजनीति को चित्रित किया गया है, ठीक है?
और सिपालगंज गांव का इसमें वर्णन है। और अगर हम गंगोली की बात करें तो 8 में सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आधा गांव, जो कि राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है और जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, मेला आंचल में ये वाक्य किसका है? गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, किस रोग के दो कीटाणु हैं? मेला आंचल में ये वाक्य किसका है? कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी या फिर प्रशांत? तो यहाँ पर हमारा 9 में राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत हैं, जो कि एमए करने के बाद रिसर्च करने के लिए कहाँ आते हैं? गांव में आते हैं। मेरीगंज गांव का इसमें वर्णन किया गया है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो 10 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा 1934 ईस्वी में ये लिखा गया था। ठीक है, 1934 में प्रकाशित हुआ था, भगवती चरण वर्मा का है। नेक्स्ट है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसने लिखा है? अगर आज की एक क्वेश्चन आपको पसंद आए, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको पूरे हिंदी साहित्य की वहां पर मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो भाई हाइप भी कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और बताना जरूर मुझे कमेंट में देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसने लिखा है? तो सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडित गौरी दत्त शर्मा। ठीक है, पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है देवरानी जेठानी की कहानी। अच्छे से याद रख लेना। लाला श्रीनिवास दास जी का पहला उपन्यास मिलता है और वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर मेला आंचल मूलतः किस प्रकार का उपन्यास है? तो मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यासकार है, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे हमारा क्वेश्चन, आगे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? आगे की जो रोज कहानी है ये किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो गैंग्रीन नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये यूजीसी नेट के हमारे सिलेबस में भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? अगर दोनों साधु होते, कौन दोनों साधु होते? ये कफन कहानी में लिया गया है। घीसू और माधव जो दोनों बाप बेटे हैं उनके बारे में कहा गया है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये कफन कहानी का है, जो कि 1936 में की प्रकाशित हुई थी। लास्ट कहानी है ये, अंतिम। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? परिंदे कहानी किसकी है ये तो आप जानते ही होंगे, निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है, ये निर्मल वर्मा की कहानी, और इससे कहानियों की जो शुरुआत है, नई कहानियों की शुरुआत मानी है नामवर सिंह ने। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह, इसकी विधा क्या है? निबंध संग्रह, इसके रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर, तो ये निबंध संग्रह किसका है? 16 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये सब कुछ हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। वैसे मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना जो निबंध है ये किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी ये रचना किसकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है कैदी की पत्नी। ठीक है, कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब ये एक संस्मरण संग्रह है। गेहूं बनाम गुलाब, यह भी टीजीटी में एग्जाम में पूछा गया था। इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? तो सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या फिर पूंजीवाद। गुलाब किसका प्रतीक है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा 19 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कला और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, इसमें गुलाब किसका है? कला और संस्कृति का प्रतीक है। एक कुकुरमुत्ता नाम से कविता आती है जो कि निराला जी की है, उसमें गुलाब का पूछा जाता है, वो पूंजीवाद का प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर चेहरे अनेक ये किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो 21 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, अनेक चेहरों को देखकर क्या होता है? अश्क निकलने लगते हैं, मतलब रोने लग जाते हैं। झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा किस साहित्यकार की? झोपड़ी से लेकर राजभवन ये आत्मकथा है। और ये आप आत्मकथा किसकी है? तो 22 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त की। ठीक है, ये माता प्रसाद गुप्त के द्वारा आत्मकथा लिखी गई है। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो 23 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, बंगाल का अकाल किसकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो 24 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा?
रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है? नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, विवेकी राय या फिर अज्ञे। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने निकाला था बंगदूत, और ये किसी व्यक्तिगत तौर पर निकाला गया, ये प्रथम पत्र था, ठीक है, समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। 26 में हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य की जब बात आती है तो ये किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। और कब मिला था? 1968 ईस्वी में। इनकी चिदम्बरा नामक जो रचना है उसके लिए मिला था, ठीक है, चिदम्बरा के लिए मिला था इनको 1968 में। ये हिंदी साहित्य में प्रथम मिला था। इससे पहले ही बंगला में 1965 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? बाकी की भाषाओं में मिल रहा था, ठीक है। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? ये मतवाला पत्र छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। और इसके संपादक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा 28 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे मतवाला के संपादक। नेक्स्ट है, बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकी आत्मकथा पर मिला था। आत्मकथा इनकी 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, और जो इनका चौथा भाग था ना, चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक, इस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला था। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ठीक है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल होता है, क्योंकि जो उद्गम और विकास है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, लेकिन साहित्य का लिखा है। हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन सबसे पहले किसने किया है? काल विभाजन सबसे पहले किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना ग्रंथ लिखा था। अंग्रेजी भाषा में लिखा था वर्नाक्यूलर मॉडर्न, ठीक है, ये वाला लिखा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ये वाला जो ग्रंथ लिखा था 1888 ईस्वी में, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और ये इसमें काल विभाजन इन्होंने सबसे पहले किया था, ठीक है, ये याद रखना है। इससे पहले जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनमें काल विभाजन भूल गए थे गार्सा दत्तासी। तो हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ये मिस्र बंधुओं की रचना है, ठीक है। किसकी? मिस्र बंधुओं के ने लिखा था। और 1910 ईस्वी इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है हिंदी नवरत्न। नेक्स्ट है, कौन मिस्र बंधुओं में से शामिल नहीं है? मतलब कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, 3 का नाम आता है, लेकिन इसमें कृष्ण बिहारी का नाम नहीं आता है, ठीक है। कृष्ण इसमें नहीं है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। कृष्ण का एक दूसरा नाम भी है ना, श्याम, तो श्याम के नाम से इसमें आते हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? अब्दुल रहमान है, याद रखना। ये किसी देसी भाषा में रचित ये पहली पुस्तक है जो किसी मुसलमान के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किसी मुस्लिम के द्वारा लिखी जाने वाली पहली देसी भाषा की पुस्तक है, हिंदी भाषा की, याद रखिएगा। विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो यहाँ पर हम आपको 35 में राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये बी हो जाएगा, कीर्ति पताका। इनकी कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, अपनी मूल प्रति से ही इसमें कुछ चीजों को जाना गया है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा 36 में सही ऑप्शन हो जाएगा गोरखनाथ, ठीक है। आत्मबोध गोरक्ष सिद्धांत संग्रह प्राण संकली, ये किसने लिखा है? गोरखनाथ ने लिखा है। माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर हमारा 37 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विद्यापति की पंक्ति है, ठीक है। किसकी है? विद्यापति की है। निम्न में से कौन सी रचना है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, याद रखिएगा, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर कवि का है। चर्यापद सवर्पा का है। और कीर्ति पताका विद्यापति का है। अब इसमें से आपको बताना है इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर 38 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो कि दामोदर कवि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दामोदर कवि ने लिखा है। और वन रत्नाकर ये मैथिली भाषा का लिखा गया ग्रंथ है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का।
प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य मेरुतुंग है, ठीक है। और ये एक संस्कृत में लिखा गया रचना है, ठीक है। ये संस्कृत में लिखी गई रचना है भाई। डिटेल में तो ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई की रचना है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो जिसे प्रथम महाकाव्य माना है किसने? शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है हमारा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने राजा मुंज को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, और राहुल सांकृत्याय ने सरहपा को माना है, ठीक है। आगे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 42 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य है, जो कि शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। शंकराचार्य का तो आपको याद रखना है, इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, वेदांत दर्शन से संबंधित है, ठीक है, अद्वैतवाद। और मध्वाचार्य का कौन सा था? द्वैतवाद। इन्होंने अद्वैतवाद का खुल करके क्या किया था? विरोध किया था। और विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की जो सर्वमान्य मानी जाती है शुक्ल जी के अनुसार जिन्होंने माना है, उसकी समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? भक्ति काल की पूछ रहा है ना। 1275 से संवत। देखो अगर आपको इसमें से ईस्वी निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? -57 कर दोगे, 57 वर्ष इसमें से घटा दोगे तो ईस्वी निकल जाती है। वैसे यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? देखो डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। इसका जो समय है ना वो है संवत में अगर माना जाए तो 1375 संवत से 1700, ठीक है। 1700 से 1900 कौन सा है? रीति काल है। और ये संवत में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, संवत में बता रही हूँ। 1375 संवत से 1700, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? इनमें से ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 44 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो ये नामदेव का नाम आता है, ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े हुए थे? तो ये रामानंद के पैरों के नीचे पड़े हुए थे, जिन्हें जो इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। आगे है, शुक्ल जी ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो ये इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से माना है, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में कि रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसका आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो वो केशव दास उसमें सही था, ठीक है। लेकिन इसमें चिंतामणि त्रिपाठी से माना है शुक्ल जी ने। तो इस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के नाम से जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो हैं भूषण कवि, है ना। और वीर रस के ये उस समय जब सब श्रृंगारिक रचनाएं लिख रहे थे, भूषण कवि उस समय वीर रस की रचनाएं लिख रहे थे। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस या फिर पक्षी विलास। तो पक्षी विलास इनकी रचना नहीं है घनानंद की, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? बच्चन सिंह हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये 50% आपको कैसे लगे, क्योंकि इसी तरह का ये सीरीज हमारी डेली आपको मिलती रहेगी ये क्लास, है ना। जीआईसी के पेपर तक तो कंप्लीट मिलेगी, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। और सुबह हमारी क्या है, यूजीसी नेट के लिए भी हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हमने शुरू कर दिया है, तो उसको भी आप जरूर देखें।